ये 8th क्लास की सोशल स्टडी की बुक है, हम और हमारा समाज। इसमें से हम आपको चैप्टर नंबर 7 पढ़ाएंगे। 1858 ईस्वी के पश्चात ब्रिटिश नीतियाँ एवं प्रशासन। देखिए बच्चों, हमने सबसे पहले आपको बताया था 1857 की क्रांति के बारे में कि 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे, उसके दमन के क्या कारण थे, अंग्रेज़ों ने उसको कैसे ख़त्म किया और उससे अंग्रेज़ों पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। ये हमने पहले जो 6 चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा था। अब 1858 के पश्चात ब्रिटिश नीतियाँ क्या क्या आई और प्रशासन ने क्या क्या काम किया उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आप पढ़ चुके हैं कि सन 1857 ईस्वी में विद्रोह के पश्चात भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और सन 1858 ईस्वी में भारत के ब्रिटिश क्षेत्रों पर ब्रिटिश शासन का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया था। सन 1858 ईस्वी के एक्ट के अनुसार यह प्रावधान किया गया कि भारत के गवर्नर जनरल की एक कार्यकारी परिषद होगी जिसमें 4 सामान्य सदस्य होंगे। ये सदस्य विभिन्न भागों के प्रमुख रूप से कार्य करेंगे और गवर्नर जनरल के आधिकारिक सलाहकार होंगे। यह परिषद सभी प्रमुख विषयों पर चर्चा करती थी और बहुमत से निर्णय लेती थी, परंतु गवर्नर जनरल को यह अधिकार था कि परिषद द्वारा लिए गए किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को अस्वीकृत कर दे। अगर परिषद ने कोई निर्णय लिया है तो गवर्नर जनरल को एक विशेष अधिकार दिया गया था कि वह जो है उस महत्वपूर्ण निर्णय को भी अस्वीकार कर सकता था। कानून बनाने के लिए एक विधान परिषद का गठन किया गया जिसमें कार्यकारी परिषद के सदस्य होते थे और 6 सदस्य और भी होते थे। अब इसमें एक्ट किस किस प्रकार के थे। 1861 ईस्वी का एक्ट, क्या एक्ट था उस वक्त। इस एक्ट के अंतर्गत कार्यकारी परिषद के सामान्य सदस्यों की संख्या 4 से बढ़कर के 5 कर दी गई थी। पहले सदस्यों की संख्या 4 थी जिसे 1 और बढ़ा करके 5 कर दिया गया। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। अब इसमें 6 से 12 तक सदस्य और बढ़ा दिए गए तथा धनी व्यापारियों को भी इस परिषद में मनोनीत किया गया। मतलब जो धनी व्यापारी थे उनको भी इस पद पर आसीन कर दिया जाता था। यह अंग्रेज़ों के प्रति उनकी वफादारी और पारितोषिक था। वे अंग्रेज ये दर्शाना चाहते थे कि धनी व्यापारी जो है वो धन से या उनके प्रति जो है वो वफादार हैं या नहीं हैं। परिषद के सदस्य गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किए जाते थे। सन 1861 ईस्वी में कानून के तहत प्रांतीय प्रशासन में भी कुछ परिवर्तन हुए। बंगाल, मद्रास और मुंबई, जो आजकल मुंबई बोला जाता है, प्रांतों का प्रशासन गवर्नर और 3 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद देखती थी। अब इन प्रांतों के लिए विधान परिषदें भी बनाई गई। ऐसी प्रांतीय विधान परिषद में कार्यकारी परिषद के सदस्यों के अलावा 4 से 8 तक अतिरिक्त सदस्य होते थे। बाद में अन्य प्रांतों के लिए विधान परिषदें बनाई गई। इन प्रांतीय विधान परिषदों के अधिकार केंद्रीय विधान परिषदों के अधिकार से भी अधिक सीमित थे। केंद्रीय विधान परिषद को इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता था। अब इसमें जो है जो प्रांतीय थे, जो राज्य के जो विधान परिषदों के अधिकार थे वे केंद्रीय विधान परिषदों के अधिकार से अधिक सीमित हुआ करते थे, मतलब कम थे। सन 1861 के कानून ने सरकार के लिए एक बुनियादी ढांचा प्रस्तुत किया जो लंबे समय तक कायम रहा। अब भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का भी उदय हो चुका था। भारतीय नेता मांगने लगे कि विधान परिषदों की प्रतिनिधि संस्थाएं बनाई जाएं और इनकी सदस्य जनता द्वारा चुने जाएं, या उसके प्रतिनिधि जो हैं, जो उसके लीडर हैं, नेता हैं, वो जनता द्वारा चुने जाएं। उन्होंने इन परिषदों के लिए अधिक अधिकारों की मांग भी करनी चालू कर दी। अब इंडियन काउंसिलिंग एक्ट जो है
92 में कौन सा था? इस कानून ने कुछ सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से चुन लेने के लिए मंजूरी भी दे दी, परंतु अभी जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की व्यवस्था नहीं की गई थी। काउंसिलों में सरकारी सदस्य का ही बहुमत था। विधान परिषदों को कुछ अधिक अधिकार दिए गए। सदस्यों को प्रश्न पूछने और बजट पर चर्चा करने का एक विशेष अधिकार दिया गया था कि वो जो भी बजट पास होता है उस पर वह अपनी चर्चा कर सकते हैं, अपनी सहमति रख सकते हैं। विधान परिषदों की स्थापना के बावजूद भारत सरकार व्यवहार में निरंकुश बनी रही। उनका जो व्यवहार था वो ठीक नहीं था। वो बल का प्रयोग करते थे। इसका प्रमुख उद्देश्य भारत में ब्रिटेन के आर्थिक और राजनीतिक हितों की रक्षा करना था। स्थानीय शासन, उस समय भारत में स्थानीय शासन था वो किस प्रकार का था? भारत में अंग्रेज़ों का अधिकार होने के पश्चात स्थानीय शासन में ग्राम पंचायतों जैसी व्यवस्थाएं टूट गई थी। स्थानीय महत्व के मामलों में सफाई, सड़कें, सड़कों पर रोशनी, पेयजल की आपूर्ति आदि पर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता था। सन 1857 ईस्वी के बाद शहरों में नगर पालिकाएँ बनने लगी। इन नगर पालिकाओं ने स्थानीय प्रशासन और निर्माण कार्य हेतु धन जुटाने के लिए कर लगाए। सन 1882 ईस्वी के बाद ग्रामीण क्षेत्र में जिला बोर्ड का गठन किया गया। आरंभ में अंग्रेज़ों द्वारा गठित स्थानीय शासन में कोई भी निर्वाचित सदस्य नहीं होता था, लेकिन 1882 ईस्वी के बाद संस्थाओं में निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया जाने लगा, मगर उन्हें केवल धनी लोग ही अपना मत देकर के चुनते थे। जिनके पास धन नहीं हुआ करता था, या जो गरीब व्यापारी थे, या फिर जो छोटे तबके के किसान थे, उनको वोट देने का अधिकार बिल्कुल नहीं था। भारतीय नेताओं ने गांव के स्तर तक स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था स्थापित करने की मांग की। यह आवश्यक है कि स्थानीय प्रशासन में स्थानीय लोगों का प्रतिनिधित्व हो, क्योंकि स्थानीय लोग ही अपने क्षेत्र में समस्याओं को समझ सकते हैं और उसका हल करने का तरीका भी ढूंढ सकते हैं। अब इसमें है वित्तीय प्रशासन। उस वक्त का वित्तीय प्रशासन कैसा था? सन 1860 ईस्वी में बजट की व्यवस्था आरंभ की गई और प्रत्येक स्रोत से होने वाली अनुमानित आय का ब्यौरा भी तैयार किया गया। कुछ समय बाद केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच आय और वितरण के बारे में निर्णय लिया गया। डाकघरों, रेलवे, अफीम और नमक की बिक्री और चुंगी से होने वाले आय को पूर्णतः केंद्रीय सरकार के लिए सुरक्षित करके रखा गया था। भूस्वराज, आबकारी और आदि स्रोतों से होने वाली आय को केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच वो बांट दिया जाता था। सरकार ने राजस्व में वृद्धि करने का प्रयास किया। अफीम तथा नमक के उत्पादन पर बिक्री पर सरकार का एकाधिकार हो गया था। मतलब सरकार की एक मोनोपोली हो गई थी कि वो जो भी सरकार चाहती थी वो नमक पर टैक्स लगा सकती थी, अफीम पर टैक्स लगा सकती थी। अदालतों में मुकदमे चलाने के लिए मुद्रक शुल्क, स्टम्प ड्यूटी नामक टैक्स को लगाया गया था, कर को लगाया गया था। व्यापारिक लेन देन पर भी ऐसे ही मुद्रांक शुल्क लगाए जाते थे। ये मुद्रांक शुल्क इसलिए लगाए जाते थे क्योंकि इससे गवर्नमेंट को मुनाफा होता था। चुंगी लगाने के कारण इंग्लैंड में उत्पादित माल की, विशेषकर सूती कपड़े की बिक्री पर बुरा असर पड़ा। ब्रिटिश उद्योगपतियों के दबाव के कारण सन 1882 ईस्वी में चुंगी को समाप्त कर दिया गया, परंतु स्वराज में कमी को पूरा करने के लिए सन 1894 ईस्वी में पुनः चुंगी लगा दी गई। तब ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार पर दबाव डाला कि वह भारतीय वस्तु पर भी बराबरी का उत्पादन शुल्क लगाए, ताकि भारत में ब्रिटिश वस्तुओं की बिक्री ना घटे। सन 1860 ईस्वी में आयकर भी लगाया गया, परंतु बाद में उसे समाप्त भी कर दिया गया। कुछ समय बाद आयकर को फिर से लगाया गया। सेना का पुनर्गठन किस प्रकार से किया गया? जैसे कि आप पढ़ चुके हैं कि सन 1857 के विद्रोह में भारतीय सैनिकों का जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी थी। वैसे विद्रोह पुनः ना हो सके इसलिए सेना का पुनर्गठन किया गया।
पहले बंगाल, मद्रास तथा मुंबई प्रांतों की अपनी अलग अलग सेनाएं थीं। प्रत्येक प्रांत की सेना में भारतीय सैनिक कंपनी द्वारा भर्ती किए गए यूरोपीय सैनिकों की टुकड़ियां और ब्रिटिश सैनिकों का रेजिमेंट होती थी। सन 1858 ईस्वी में यूरोपीय सैनिकों और ब्रिटिश सेना की इकाइयों को मिला दिया गया। सन 1859 ईस्वी में प्रांतों की पृथक सेनाओं का एकीकरण किया गया और भारत में ब्रिटिश सेना की समूची सेना को एक सेनाध्यक्ष के नियंत्रण में लाया गया। भारतीय सैनिकों को तोपखाने और शस्त्रागारों से अलग रखने का निर्णय लिया गया। सेना में सभी अफसर अंग्रेज होते थे और जो भारतीयों को पद दिया जाता था वो छोटा दिया जाता था। फूट डालो और शासन करो की नीति। अपनी स्थिति को और सुदृढ़ करने के लिए अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। विभिन्न इलाकों में जातियों और कबीलों के सैनिकों को कंपनी में मिलाकर के रेजिमेंट का गठन किया गया। उद्देश्य यह था कि यदि कंपनी में विद्रोह करें तो यह कुचलने के लिए दूसरी कंपनियों का इस्तेमाल किया जा सके। भारतीयों को दो वर्गों में बांटा गया, एक वर्ग वीर लड़ाकों का और दूसरा जो उनका वर्ग था वह वीर लड़ाके नहीं थे। अधिकतर इन तथाकथित वीर जातियों के लोगों को ही सेना में भर्ती किया जाता था। भारतीय जनता में फूट डालने की यह नीति अपनाई गई जिससे कि भारतीयों में फूट पड़ी रहे और अंग्रेज़ों का जो है वो व्यापार और अधिक से अधिक वह मुनाफा इत्यादि कमा सकें। विद्रोह के तुरंत बाद ही अंग्रेज़ों ने हिंदू और मुसलमानों के बीच फूट डालने का प्रयास किया क्योंकि उन्होंने 1857 ईस्वी में विद्रोह में हिंदू मुसलमान एकता को देखा था तथा वे जानते थे कि भारत पर अपना शासन अगर मजबूत रखना है तो हिंदू और मुसलमान में फूट डालना आवश्यक है। ये अंग्रेज़ समझते थे, इसी कारण से वह जो है वो हिंदू मुसलमान में फूट डालना चाहते थे लेकिन वह सफल ना हो पाए।